हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत का संपूर्ण भूगोल, जो न केवल छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक बल्कि सीजी पुलिस, प्रयोगशाला परिचालक और सीजी व्यापम जैसी तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। इस सीरीज में आपको मिलेंगे 20 से अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक और 500 से अधिक संभावित प्रश्न, जो भारत के संपूर्ण भूगोल को कवर करते हैं। जो भी आएगा इसी के अंदर से आएगा, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। इतना पढ़ लिया तो आपको भारत का भूगोल को कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का भूगोल, जिसमें पहला टॉपिक दिया गया है भारत की स्थिति एवं विस्तार। ठीक है दोस्तों, तो सब शुरू करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करते हैं? तो 16.7%। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो 3,214 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो 2,933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7,516.5 किलोमीटर। भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो 8,076 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो टोटल 9 राज्य। अगला इसमें देखते हैं भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला देखते हैं भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है और एमपी है, सीजी है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो केप केमोरिन। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉइल। ठीक है दोस्तों, इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। एक में दक्षिणी बिंदु पूछा है जो कि इंदिरा पॉइंट है, और एक में सर्वाधिक उत्तरी भाग पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो इंदिरा कॉल। भारत का दक्षिणतम बिंदु पॉइंट कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो यह जो स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत की मुख्य भूमि को राम सरोवर द्वीप से कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। अगला दिया गया है डंकन पास किसके बीच स्थित है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच डंकन पाक पास स्थित है। दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें क्विज क्वेश्चन ऑप्शनल वाले भी है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में इस तरीके का क्वेश्चन मैंने डाला है, तो आप बिना स्किप किए इस सभी को जरूर देखें। अगला देखते हैं। इसमें जो दिया गया है निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर गांधीनगर, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2010 में और यूपी लोअर सब 2002 में और यूपी पीसीएस प्री में 1999 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला इसमें दिया गया है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। ठीक है दोस्तों,
अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। अगला देखते हैं, इसमें बोला गया है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा, तो 2 घंटे का। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे से 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा, तो 10:38 पूर्वाह्न। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो कि ऑप्शनल वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है, तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, तो प्रवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। वही लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल 36 है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है, तो गोंडवाना लैंड का। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं शिव समुद्र द्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, तो कावेरी नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी तक है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री झील की दूरी पर है, तो 12 समुद्री मील। ठीक है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच। अगला देखते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है, तो रेड क्लिफ लाइन। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है, मैकमोहन रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है, तो डूरांड रेखा। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कोई ना एक क्वेश्चन पूछेगा ही, इसलिए इन तीनों को अच्छे से पढ़ना, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें बोला गया है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है, तो बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ। वही भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है, तो राजस्थान में थार मरुस्थल स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर है, तो 82 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें दिया गया है भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है, तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है, तो 43%। अगला देखते हैं दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ ने किया था, इसलिए इसे रेडक्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। और वही भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं, इसमें नेक्स्ट दिया गया है पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। ठीक है दोस्तों, जो कि देश दिया गया है एक साइड सीमा की लंबाई, तो बांग्लादेश 4096, चीन 3917, पाकिस्तान 3310, वही नेपाल 1752, म्यांमार 1458, भूटान 587 और अगला दिया गया है अफगानिस्तान 80। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला इसमें दिया गया है दोस्तों अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है 570 मिलियन वर्ष। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी इनमें से कौन है, तो अरावली है कि हिमालय की विंध्य है कि शिवालिक, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा अरावली। ठीक है दोस्तों, अरावली, जो कि ये यूपीपीसीएस 2010 में और एमपीपीसीएस 1995 और यूपीपीसीएस 1991 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो
जंगा जो कि सिक्किम में है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से। ठीक है दोस्तों। हिमालय के पाद प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से। अगला देखते हैं हिमालय में हिम रेखा कहाँ मिलती है? तो 4500 से 6000 मीटर के ऊपर पश्चिम में। ठीक है दोस्तों। हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियाँ को किस नाम से जाना जाता है? तो दून नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो कुमाऊं हिमालय में। उत्तरांचल के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है? तो नंदा देवी। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? तो सेनोजोइक ने किया। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अरावली पर्वत के सर्वोच्च शिखर का नाम पश्चिमी घाट क्या है? तो गुरु शिखर। पश्चिमी घाट क्या है? एक भ्रंश का घाट। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं इस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो अनाईमुदी। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें दिया गया है भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डेमम। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। इसके बाद देखते हैं इसमें दिया गया है कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु की तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी केरल एवं तमिलनाडु। अगला देखते हैं छोटा नागपुर का पठार सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका पारसनाथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इसमें नेक्स्ट दिया गया है हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत। भारत का कौन सा पर्वत नवीनतम है? तो हिमालय पर्वत। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं इसमें अगला दिया गया है दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? बिहार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सैडिल पीक। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो सतपुड़ा पहाड़ी। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का है? तो एक संप्राय भूमि। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है पार भूमि कहाँ पाई जाती है? तो छोटा नागपुर में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। अगला देखते हैं दोस्तों इसमें दिया गया है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर 8848 मीटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला देखते हैं कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो पालनी। सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला केरल में स्थित है। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? तो हिमालय पर्वत। इस पर्वत को सागरमाथा और जोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को। अगला इसमें दिया गया है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? तो अरावली पर्वत। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं भारत के प्रमुख पर्वतीय एवं दर्रे। ठीक है दोस्तों। पॉइंट तीसरा जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो श्रीनगर और लेह को। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं नाथुला और जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो म्यांमार से। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो अरावली में। इसमें अगला दिया गया है पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो तमिलनाडु और केरल को पालघाट दर्रा जोड़ता है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। शिव किला बाराला और पाचाला दर्रे किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में। ठीक है दोस्तों। बुर्जिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को। शिवकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? तो सतलज नदी की घाटी में। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रा को। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो थाल घाट दर्रा जोड़ता है।
थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है? पश्चिम घाट में। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया? तो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश किया था। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आफिल दर्रा किस राज्य पर्वत में स्थित है? तो काराकोरम में। आफिल दर्रा किन देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को। चांगला दर्रा किस किस राज्य को जोड़ता है? तो लद्दाख और तिब्बत को। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। देहांग दर्रा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा कहाँ स्थित है? तो लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो पीर पंजाल का दर्रा। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तरांचल में। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें दिया गया है निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नाथुला अरुणाचल प्रदेश से सुमेलित नहीं है। लिपुलेख उत्तराखंड से सुमेलित है। रोहतांग हिमाचल प्रदेश से सुमेलित है। पालघाट केरल से सुमेलित है। यह भी क्वेश्चन आया है दोस्तों यूपी लोअर सब प्री के 2013 में, यूपी पीसीएस 2013 में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर नाथुला है, जो कि उससे संबंधित नहीं है। अगला इसमें दिया गया है दर्रा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, एक साइड राज्य दिए, तो नाथुला जो है सिक्किम से संबंधित है। लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल से। माना दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। हिमालय में हिमरेखा बीच में स्थित है 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है सबसे अधिक। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलान हिमनद किस प्रक्षेप में स्थित है? तो कुमाऊं प्रक्षेत्र में। जेगू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम नेपाल में स्थित है। रीमो, पुनमाह और रूपल ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो कश्मीर में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं भारत की नदियाँ। उत्तर भारत की नदियाँ। हिमालय तथा हिमालय के परिक्षेत्र से निकलने वाली नदियों को 3 तंत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है दोस्तों, आइए इसको विस्तार से नीचे देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया गया है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तो सिंधु नदी जो है बोखुरचू हिमनद कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 2880 किलोमीटर। सिंधु नदी की भारत में कितनी लंबाई है? तो 709 किलोमीटर। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज किस नदी की सहायक नदी है? तो यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको तिब्बत में सिंघी खम्बन या लायंस माउथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सबसे गहरे महाखंड का नाम क्या है? तो गिलगित, जो कि 5200 मीटर है। झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो बेरीनांग। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा के नाम से। रावी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। अगला दिया गया है रावी नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो पुरुषणी या इरावती के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से जाना जाता है? तो विपाशा या अर्गिकिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राकाश ताल झील से निकलती है। सतलज नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 1050 किलोमीटर। घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह शिवालिक के पाद मालवा पंख से निकलती है। घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो परवाणिक सरस्वती के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब गंगा नदी प्रवाह तंत्र देखते हैं, जो कि गंगा नदी उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख हिमनद में। किन दो नदियों के संगम देवप्रयाग के बाद यह गंगा नदी कहलाती है? भागीरथी और अलकनंदा के नाम से। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन का नाम क्या है? गंगा नदी बेसिन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2501 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है। भारत की बृहद नदी का नाम क्या है? तो गंगा नदी। ठीक है दोस्तों,
गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यह यमुनेत्री हिमना से निकलती है, यमुना से यमुनेत्री। ठीक है दोस्तों, यमुना नदी कितनी लंबी है? तो 960 किलोमीटर। यमुना नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी नदी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इसमें किस नदी को प्रारंभ में अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोसी को। सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से द्विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला दिया गया है दोस्तों, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। चंबल नदी की लंबाई कितनी है? तो 960 किलोमीटर। अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो यह मानसरोवर झील के पास चिमायुंग दुंग हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजौली किस नदी में है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी में है। देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, जो कि पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। इसमें दिया गया है, नर्मदा नदी किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी। ठीक है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह अमरकंटक पठार, जो कि छत्तीसगढ़ से। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती है उसे कहते हैं विंध्य घाटी। नर्मदा नदी कहाँ से गिरती है? खंभात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से। ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर। ताप्ती नदी किस घाटी से होकर गुजरती है? तो विभ्रंश घाटी से। ताप्ती नदी मुहाना कहाँ बनाती है? तो सूरत शहर के नीचे बनाती है। अगला दिया गया है दोस्तों, शरावती नदी कहाँ से निकलती है? तो शिमोग जिला कर्नाटक से। गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। अगला दिया गया है दोस्तों, भारत की लवण नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो लूनी नदी। लूनी नदी किस में गिरती है? तो कच्छ के रन में गिरती है। साबरमती नदी कहाँ गिरती है? यह खंभात की खाड़ी में गिरती है। बनास नदी कहाँ गिरती है? कच्छ के रन में गिरती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो खंभात की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह गोदावरी नदी। बृहद गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां डेल्टा निर्माण नहीं करती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं नीचे, वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो यह ब्रह्मगिरी श्रेणी से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, इसमें दिया गया है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के बीच है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी जल विवाद है। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो यह महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पेन्नार बेसिन कहाँ स्थित है? तो कृष्णा और कावेरी नदी के बीच में स्थित है। महानदी कहाँ से निकलती है? तो यह छत्तीसगढ़ बेसिन से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, महानदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है गोमुख से, तपोवन से, गंगोत्री से या विष्णुप्रयाग से? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भागीरथी गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गोमुख हिमनद से निकलती है।
देवप्रयाग के पास अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। अगला दिया गया है दामोदर, जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? तो इसमें गंगा, पद्मा, हुगली, सुवर्ण रेखा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 हुगली। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? तो सतलज नदी। ठीक है दोस्तों, बाकी ये चिनाब, व्यास, रावी नदी का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात से। ठीक है दोस्तों, इसमें जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात का नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। अगला इसमें दिया गया है एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है हुंडरू। भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात येना। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू कहाँ है? रांची के पास, झारखंड में। ठीक है दोस्तों। चित्रकूट जलप्रपात को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कांची नदी पर। गोकाक जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला दिया गया है धुआंधार जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो जबलपुर, मध्य प्रदेश में। सारणी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शेख नदी पर। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है सारणी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। गौतम धारा जोन्हा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो रारू नदी पर। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं गौतम धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में। येना जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो येना नदी पर। येना जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? महाबलेश्वर। ठीक है दोस्तों। पायकारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह नीलगिरी में स्थित है। पायकारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह पायकारा नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, जो कि भारत की प्रमुख झीलें। इसमें पहला है उलर झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील। उकाई झील किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। उकाई झील किस प्रकार की झील है दोस्तों? ये मानव निर्मित झील है। उकाई झील किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है दोस्तों। अगला दिया गया है गोविंद सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश पर। निजाम सागर किस नदी पर स्थित है? तो मंजरा नदी, आंध्र प्रदेश पर। तुंगभद्रा झील किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी, कर्नाटक पर। नागार्जुन सागर, निजाम सागर और तुंगभद्रा झील किस प्रकार की झीलें हैं? तो यह मानव निर्मित झीलें हैं, मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो यह रिहंद नदी पर बनाई गई है। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। गांधी सागर किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और वही लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है इसमें राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर किस नदी पर बनाई गई झील है? तो यह चंबल नदी पर बनाई गई झील है। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो लोकटक झील। केबुल लाम जाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में स्थित है? तो लोकटक में। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है चिल्का झील कैसे पानी की झील है? तो यह खरे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो चिल्का झील। चिल्का झील स्थित है ओडिशा में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिल्का झील के बारे में कुछ बातें कही गई है, जो कि चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहान पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। अगला देखते हैं पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो यह
आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुलिकट झील किस राज्य की झील है? तो लैंगून झील। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में स्थित है? तो पुलिकट झील में। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। वेम्बानंद झील किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। वेम्बानंद झील में कौन सा द्वीप स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 किस द्वीप पर स्थित है? तो वेलिंगटन। अल्टमुदी झील केरल की किस प्रकार की झील है? तो लैंगून झील। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो यह क्रेटर झील है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन सी है? तो लोनार झील है। ठीक है दोस्तों, जो कि उल्कापिंड गिरने से बनना है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो लोहामू झील। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत की खरे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील, राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैंगूर झील चिल्का झील, ओडिशा में। पूर्वोत्तर राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो लहामू झील। अगला दिया गया है भारत की लोनार झील किस प्रकार की झील है? तो क्रेटर झील है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है जो लहामू झील किस नदी पर उद्गम होता है? तो यह तीस्ता नदी पर उद्गम होता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो यह अजमेर राजस्थान में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें। अगला दिया गया है सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। लूनक सागर, पंचभद्रा एवं डिडवाना राजस्थान की कैसे पानी की झील है? तो यह खरे पानी की झील है। उदय सागर, पिछोला, जयसमंद, राजसमंद झीलें किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ओस्मान सागर झील कहाँ स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। पुलहर झील किस राज्य में स्थित है? तो पुलहर झील जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। पोनगोंग सो झील कहाँ स्थित है? तो यह लद्दाख, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वहाँ स्थित है। भीमताल झील कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तराखंड में स्थित है। निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है लोनार, नक्की, कोलेरू, पुलिकट। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कोलेरू। बाकी यह लोनार मध्य प्रदेश से, नक्की गुजरात से, पुलिकट केरल से सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है किस प्रकार की झीलों का निर्माण पृथ्वी की प्लेटों के संचलन में होता है? तो विवर्तनिक झीलें। उलर झील उदाहरण है विवर्तनिक झील का। मरुस्थलीय क्षेत्रों में किस प्रकार की झीलें मिलती है? तो वायु क्रिया द्वारा निर्मित। उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो नौकुचिया ताल। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 7, जिसमें दिया गया है भारत की नदियों पर बसे प्रमुख नगर। ठीक है दोस्तों, एक साइड नदी दिया गया है, एक साइड उससे संबंधित नगर दिया गया है जो वहाँ स्थित है। तो गंगा नदी के तट पर हरिद्वार, कानपुर, बनारस और पटना। यमुना नदी दिल्ली, आगरा, मथुरा। सरयू नदी के तट पर अयोध्या। अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ और हुगली के तट पर कोलकाता। ठीक है दोस्तों, अगला दिया है महानदी के तट पर कटक, संबलपुर, ब्रह्मपुत्र, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकोवा घाट। सतलज नदी के तट पर फिरोजपुर, लुधियाना। वही नर्मदा के तट पर भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर, जबलपुर। चंबल नदी कोटा, झेलम नदी श्रीनगर, तुंगभद्रा नदी के तट पर कुरनूल और क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन। ठीक है दोस्तों, और गोमती के तट पर लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और गोदावरी नदी के तट पर नासिक, कावेरी नदी के तट पर श्रीरंगपट्टनम, ताप्ती नदी के तट पर सूरत, कृष्णा नदी के तट पर विजयवाड़ा, मूसी नदी के तट पर हैदराबाद, वही बेतवा के तट पर ओरछा, साबरमती, अहमदाबाद और इलाहाबाद नदी के तट पर गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत की नदियों पर बने प्रमुख बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी, ओडिशा। ठीक है दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी
उत्तर प्रदेश। लक्ष्मीबाई सागर बांध किस नदी पर है? तो बेतवा, उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो रावी नदी, जो कि पंजाब। छोम बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा। मेटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी, जो कि तमिलनाडु में है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा, कर्नाटका। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? चंबल। अगला दिया गया है जवाहर सागर राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल, जो कि राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। इसमें बोला गया है थीन बांध किस नदी पर बना है? तो रावी नदी पर। मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बना है? तो बराकर। पोंग बांध किस नदी पर बना है? तो ब्यास नदी पर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है। इडुक्की बांध किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। ठीक है दोस्तों, मयूराक्षी बांध किस नदी पर बना है? तो मयूराक्षी बांध जो है मयूराक्षी पर बना है, जो कि पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। काठी बांध किस नदी पर है? तो रामगंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद वल्लभ पंत किस नदी पर बना है? तो यह रिहन, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 9, भारत की बहुउद्देशीय योजनाएं। एक साइड पर योजना दिया गया है, नदी दिया गया है, राज्य दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी, जो कि पंजाब में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी, पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व ब्यास के संगम, पंजाब में। ठीक है दोस्तों, अगला हीराकुंड परियोजना महानदी, ओडिशा में। अभी इसका क्वेश्चन ऊपर में किए हैं। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश में। चंबल परियोजना चंबल नदी, राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इसका। दामोदर परियोजना दामोदर नदी, झारखंड व पंजाब, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, गंडक परियोजना गंडक नदी, बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती, गुजरात। कोयना परियोजना कोयना नदी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना दोस्तों, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त करके इसको बाद में और भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है मचकुंड परियोजना मचकुंड नदी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा नदी, कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी, पश्चिम बंगाल। बांगी परियोजना बारगी नदी, मध्य प्रदेश। भीमा परियोजना पौना, महाराष्ट्र। जैकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी, महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है उकाई परियोजना ताप्ती, गुजरात। शारदा परियोजना शारदा नदी, उत्तर प्रदेश। तवा परियोजना तवा नदी, मध्य प्रदेश। टिहरी परियोजना भागीरथी व मिलगान नदी, उत्तराखंड। माता टीला परियोजना बेतवा, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। फरक्का परियोजना हुगली, पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना नर्मदा, मध्य प्रदेश, गुजरात। सोन परियोजना सोन नदी, बिहार। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी, कर्नाटक। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा, कर्नाटक। कृष्णा परियोजना कृष्णा, महाराष्ट्र। अपर पेनगंगा परियोजना पेनगंगा, महाराष्ट्र। अगला दिया गया है दोस्तों नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। भारत पाक बगलिहार चिनाव नदी, जम्मू कश्मीर। काकरा पार ताप्ती नदी, जम्मू कश्मीर। छिनकल परियोजना घाट प्रभा, कर्नाटक। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, जम्मू कश्मीर। जवाई परियोजना पाली नदी, राजस्थान। जाखम परियोजना जाखम नदी, राजस्थान। ठीक है दोस्तों, नीचे देखते हैं। पार्वती परियोजना पार्वती नदी, राजस्थान। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी, उत्तराखंड। रिहंद अथवा गोविंद वल्लभ सोन नदी, उत्तर प्रदेश, सागर परियोजना। ठीक है दोस्तों, पेरियार परियोजना पेरियार नदी, केरल। मलप्रभा परियोजना मलप्रभा, कर्नाटक। तुलबुल परियोजना झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दिया गया है भारत की सबसे बड़ी नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 10, भारत की जलवायु। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, जहाँ पवन होता है उसी दिशा में यहाँ परिवर्तन हो जाता है। अगला देखते हैं, मानसून किस भाषा शब्द है? तो यह अरबी भाषा का शब्द है। इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है।
भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो उनकी समुद्र से दूरी। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। देश के किस भाग में मानसून की अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? तो पंजाब में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो मध्य प्रदेश में तथा बिहार में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो मौसिन राम। आम्र वर्षा क्या है? तो यह बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्ल वर्षा कहा जाता है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कच्छ से हरियाणा तक। मावसिन राम और चेरापूंजी से अधिक वर्षा होने के क्या कारण है? तो यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है? तो पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत में आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़ी ही महीनों में जोर होना। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न ताप हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला इसमें दिया गया है, अल्पकालिक जलवायु संबंधित भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून से संबंध है? तो यह एल नीनो तथा दक्षिणी दोलान। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो यह समुद्र के निकट होना। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है? तो छोटा नागपुर का पठार में। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल समुद्र का विभेदी तापमान। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो उड़ीसा में जाड़ के समय में वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। इस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? तो यह तमिलनाडु में। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह। ठीक है दोस्तों, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यह एमपी पीसीएस 2012 में और उत्तराखंड पीसीएस 2006 में आया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पाया जाता है? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कम सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेह है। ये यूपी पीसीएस 2010 और यूपी पीसीएस 2009 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, चेरापूंजी अवस्थित होती है, चेरापूंजी जो है मेघालय राज्य में अवस्थित है। ये भी एमपीपीसीएस 2005 और बीपीएससी 1996 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वन, इसमें दिया गया है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो 33%। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1988 ईस्वी में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान एनईआरई नेरी कहाँ स्थित है? तो नागपुर में।
भारत में वृक्षारोपण उत्सव किसे जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो के.एम. मुंशी। ठीक है दोस्तों, वन रोपण प्रक्रिया है और पेड़ लगाने की। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो 21.05%। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। इस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग का वनों का विस्तार पाया जाता है? तो हरियाणा के। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है? संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है दोस्तों, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है पूर्वी डेक्कन में। भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? तो राज्य। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है टीक सागौन की। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र इस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। इसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो सुंदरवन पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत के राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णार्ध पतझड़ वन। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? तो मैंग्रोव वन कहा जाता है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार इस राज्य में पाया जाता है? तो यह पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है चंदन की लकड़ी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का आरक्षण संरक्षण। ठीक है दोस्तों, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। सान घाटी कहाँ अवस्थित है? तो यह केरल में। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार कैसा है? तो सदाहरित। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला दिया गया है कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो यह कर्नाटक। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है? तो सुंदरी। ठीक है दोस्तों, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। तेंदुपत्ते का मुख्य उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत में जैव विविधता के ताप स्थल है पूर्वी हिमाचल व पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भोज वृक्ष मिलता है हिमालय में और लिसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है सागौन तथा साल किसके उत्पाद है? तो यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन के उत्पाद है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? सुंदरबन, भितरकनिका, पिचवरम और बेमनाथ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बेमनाथ का सही सुमेलित कर्नाटक नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं इसमें बोला गया है सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है खेजरी। लंबी जड़ों और नुकीली कांटों अथवा शूलयुक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित और वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं पश्चिमी आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में भारत में वन महोत्सव मनाया जाता है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण का कार्यालय कहाँ स्थित है? यह देहरादून में है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो वनों के काटने से रोकने से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं चिपको आंदोलन किसने चलाया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की? तो 1988 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो यह 1981 ईस्वी में भोपाल में किया गया। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं 12 में दिया गया है भारत के राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार एवं वन्यजीव अभ्यारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है बायोस्फीयर रिजर्व। वह राज्य जहां सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है हरियाणा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह पेरियार। दच्चीगाम वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यह राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है।
काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? तो यह गैंडा के लिए जाना जाता है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो यह भरतपुर राजस्थान में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। मानव पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह असम में स्थित है। अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है काजीरंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं मधुमलाई पशु विहार कहाँ? मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है स्थित है गुजरात में। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 500 प्लस का ये पूरा सेट है जो कि भारत का संपूर्ण भूगोल इसमें कवर हो जाएगा। इससे अन्य और बाहर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, इसी के अंतर्गत से आएगा। ठीक है दोस्तों, अगला इसमें दिया गया है भारतीय प्रणाली विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1916 में कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1970 कोलकाता में। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है कार्बेट। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है नेशनल वुड फासिंग पार्क स्थित है जैसलमेर में। दाचिंगगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेक्चुअली में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान। बुक्सा बाग परियोजना बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में से पाया जाता है पश्चिम बंगाल एवं असम में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है सांद घाटी में। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? काजीरंगा अभयारण्य में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। रणथंभौर वन्य जीव प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह राजस्थान बब्बर शेर राजस्थान में स्थित है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब मनाया गया? 1972 में। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ऊंचा वन्यजीव अभयारण्य है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सी एक विशाल कृतक है जो पेड़ों के ऊपर रहती है? तो भारतीय विशाल गिलहरी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 13 पॉइंट भारत की मिट्टियाँ। भारत की मिट्टियाँ से भी एक आध दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों हर बार, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। तो देखते हैं भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोच्चन से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं अगला दिया गया है गंगा जलोढ़ मिट्टी की भूमि सतह के नीचे लगभग 60 मीटर। गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? लाल मिट्टी के लिए। कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र में विकसित है? तो काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और यही बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है काली मिट्टी। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी की। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? कपास की। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, भारत के निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी रेगुर मिट्टी। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस प्री और री एग्जाम में 2015 में आया था, वही
यूपी लोअर सब प्री में 2015 में आया था। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है रेगुर किसका नाम है, तो काली मिट्टी का नाम रेगुर है। ठीक है दोस्तों, इसमें डिटेल्स दिया गया है। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक कर रखती है, काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में। भारत में कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता रहा है, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है धान की खेती के लिए अति उपजाऊ भूमि कौन सी होती है, तो दोमट भूमि। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ठीक है तो दोस्तों, वृक्षारोपण के द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार है काली मिट्टी। मखरेला लेटराइट मिट्टी किसका परिणाम होता है, तो निथरन लीचिंग का। अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबन के खंडन बने हैं, तो अवनलिका गली के कारण। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है, तो यह जो है काली मिट्टी, इसीलिए यह बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है, तो अम्लीय। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है, तो राजस्थान। अगला देखते हैं 14 सिंचाई के साधन। ठीक है दोस्तों, भारत में सिंचाई के साधन, तो भारत में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं और नलकूप। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में नहरों की भागीदारी है 31.1%। देश के कुल सिंचित क्षेत्रों में कुओं और नलकूपों की भागीदारी है 56%। देश के कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब सिंचाई की भागीदारी है 6%। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई साधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो दक्षिणी में। किस राज्य का सर्वाधिक कृषि क्षेत्र तालाबों द्वारा सिंचित किया जाता है, तो तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है नलकूपों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा नलकूप है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है, तो पंजाब राज्य। कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई में अग्रणी राज्य है गुजरात। इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है, तो सतलज नदी से। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक से। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, इंदिरा गांधी नहर। भारत की सिंचाई क्षमता 47.78% पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है, दक्कन के पठार में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु एवं बृहद परियोजना से। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है ये कूट वाला प्रश्न दिया गया है, जो कि कूट वाला प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि कूट वाले प्रश्न आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं सीजी व्यापम के क्वेश्चन में। ठीक है दोस्तों, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है। लक्ष्यों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए में दिया गया है कृषि उत्पादन बढ़ाना। दूसरा में दिया गया है बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना। और 3 में दिया गया है भू प्रबंधन का सुधार। ठीक है दोस्तों, तो इसका कोड दिया गया है केवल 1, केवल 1 2, केवल 2 3 और सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पॉइंट 15 में कृषि। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वृष्टि। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गेहूं। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। इस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को। और धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है दोस्तों, यहाँ गेहूं का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाता है। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न
उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला दिया गया है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, गेहूं। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर गेहूं है, ऑप्शन बी धारवाड़ तंत्र। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम का। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का क्या महत्व है इसमें पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम के कारण, एल्यूमिनियम उद्योग के कारण, अभ्रक के कारण, इस्पात उद्योग के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है एल्यूमिनियम उद्योग के कारण। ठीक है दोस्तों, जो कि बालको में स्थित है। अगला दिया गया है, भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य है राजस्थान। पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लुधियाना। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में कहाँ स्थापित किया गया? तो रानीपेट में। किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती है? तो गुजरात में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग हथकरघा उद्योग नेपानगर किस उद्योग के लिए माना जाता है? तो अखबारी कागज। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई मरहौरा में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, कपास उद्योग किन कच्चे माल पर आश्रित है? वे है भार हास्य मूलक। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? तो एल्यूमिनियम उद्योग। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो डिगबोई में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो जामनगर में। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टाटानगर। भारत में रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी के पेरम्बूर में। वे दो राज्य कौन से हैं जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण करते हैं? तो पंजाब और तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, झारखंड में आयरन और स्टील संयंत्र बोकारो स्टील प्लांट। भारत में सर्वाधिक उर्वरक के दो बड़े उपभोक्ता पंजाब एवं हरियाणा। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो यह पटना में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को। और धान का कटोरा हमारे छत्तीसगढ़ को। शर्करा फैक्ट्रियां की अधिकतम संख्या कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन सा है? बांग्लादेश। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला दिया गया है, कौन सा राज्य भारत में चीनी का प्रमुख उत्पादन है? तो महाराष्ट्र। चमड़ा उद्योग में पौधे से प्राप्त होने वाले किस चीन का प्रयोग किया जाता है? तो टैनिन का। अगला देखते हैं, 19 परिवहन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, विश्व का विशालतम सड़क प्रणालियों में भारत के स्थान दूसरा। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्यमान है? तो उत्तर प्रदेश में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस के शासन काल में बिछाई गई? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे की सर्वप्रथम रेलगाड़ी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बोरीबंदर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे के बीच चली 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। कोंकण रेलवे जोड़ती है रोहा और मंगलूर को। काराकोरम राजमार्ग किन्हें जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किस शासन को ग्राउंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी को। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है दूसरी। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं झांसी में। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो 17 क्षेत्रों में। ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो 1925 में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत की प्रथम विद्युत संचालित रेलगाड़ी थी डक्कन क्वीन। भारत के किन नगरों में दो रेलवे जोन का मुख्यालय है? मुंबई और कोलकाता में। इंडियन एयरलाइन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो कोलकाता में। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? तो टोटल 13। भारत की तट रेखा पर अच्छे पोताश्रय की कमी क्यों है? क्योंकि तट रेखा प्रायः सीधी और सपाट है। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो मुंबई के बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई का। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। भारत का सबसे गहरा और स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह मानव निर्मित बंदरगाह चेन्नई। विगत 50 वर्षों में भारतीय रेल मार्ग के पथ की लंबाई में लगभग कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो 16.6%। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो वह है महाराष्ट्र। निम्नलिखित नगर युग्म में कौन सा एक हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया? ठीक है दोस्तों। अहमदाबाद, बड़ौदा, ढाका तथा चटगांव, मुंबई तथा ठाणे, इस्लामाबाद तथा लाहौर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुंबई तथा ठाणे। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, भारत की पहली रेलवे लाइन किस स्थानों के बीच और कब बनी? तो यह मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। अगला दिया गया है, देश में माल परिवहन के लिए कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? तो रेलवे। ठीक है दोस्तों। पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ अवस्थित है? तो बंगलौर में। प्रथम संपर्क क्रांति ट्रेन चली है दिल्ली और बेंगलोर के मध्य। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है, कौन सा संगठन भारत की विभिन्न रेलगाड़ियों में व्यवस्था प्रथा में इंटरनेट तथा टेलीफोन सुविधाएं प्रबंधित करने से संबंधित है? तो रेल टेल निगम। अगला दिया गया है दोस्तों, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ? तो पूर्व मध्य रेलवे। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ? तो 1911 में। कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुदायिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता, हल्दिया। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है, नहावा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह मुंबई में स्थित है। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन किस तट पर स्थित है? तो क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर। भारत के पूर्वी तट में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। मार्मागांव पत्तन स्थित है गोवा में। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन था कांडला। ठीक है दोस्तों। अगला दिया गया है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। देश का सबसे लंबा आंतरिक जल मार्ग कौन सा है? तो इलाहाबाद, हल्दिया। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2004 में। सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है वे है मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी। भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह है? तो मुंबई का बंदरगाह। ठीक है दोस्तों। भारत में अंतःस्थलीय जल मार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अगला देखते हैं, 20 संचार। भारत में सर्वाधिक डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1837 में। वर्तमान डाक विभाग की स्थापना कब हुई? 1854 में। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो भारत में बहुत ज़्यादा डाकघर है। भारत में पहला डाक टिकट कब मुद्रित हुआ? तो 1854 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम डाक टिकट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में शुरू हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के। डाकघर के बचत योजना के शुभारंभ कब हुआ? तो 1885 ईस्वी में। भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो 1972 में। ठीक है दोस्तों। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1986 में। अगला दिया गया है, भारत में मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ हुआ? तो 1995 में। भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो 9। ठीक है दोस्तों। डाक सूचकांक में कुल कितने संख्या होती है? तो 6। ग्रीन चैनल क्या है? स्थानीय पत्रों के लिए डाक सेवा। भारत में एसटीडी सेवा कब और किन नगरों के मध्य प्रारंभ हुई? तो 1960 में लखनऊ और कानपुर के मध्य। अगला देखते हैं दोस्तों, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब आरंभ किया? 1986 में। अगला देखते हैं,
21 जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। अगला देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, अगला दिया गया है दोस्तों, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है बिहार। मेगालोपोलिस सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर होते हैं? तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर को मेगालोपोलिस कहा जाता है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में ईसाई जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? तो मिजोरम में। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम पहला है केवल राज्यों में। ठीक है दोस्तों, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का क्या प्रतिशत है? 8.04%। भारत की तीसरे सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है तेलुगु है। ठीक है दोस्तों, भारत के राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता है 5.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस एक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि और लक्ष्य है? तो उसका सही आंसर ठीक है 2045। ठीक है दोस्तों, 2045 तक। अगला दिया गया है, किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? तो 1921 को। अगला और लास्ट महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं, भारत की जनजातियाँ। इसमें से एक दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है दोस्तों, तो इसको गौर से पढ़िएगा और देखिएगा। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड। गारो जनजाति है मेघालय की। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश के। ठीक है दोस्तों, अगला दिया गया है, सोमपेन जनजाति कहीं कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में, द्वीप समूह में। केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। गारो, खासी तथा जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? तो वह मेघालय में। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है गोंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 20 से अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक, लगभग 22 टॉपिक कंप्लीट किए हैं दोस्तों, और 500 से अधिक क्वेश्चन पूरे किए हैं, जो कि भारत का संपूर्ण भूगोल है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी के अंतर्गत आएगा, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि आप इस 500 क्वेश्चन को करते हैं तो आपको बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका PDF यदि आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।